पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया के वेग को समझा था। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। दोस्तों, इकाई समय का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब एक होता है और समय का मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा होता है। जैसे अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। माना अभिकारक की सांद्रता में 10 सेकंड में 5 मोल प्रति लीटर का परिवर्तन होता है, तो 1 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा? 10 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में 5 मोल प्रति लीटर का परिवर्तन होता है, तो 1 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में 5/10, 5 में 10 का भाग देते, तो 1 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में 5/10 का परिवर्तन होगा। 1 सेकंड मतलब इकाई समय, और इकाई समय में होने वाला यह परिवर्तन इस अभिक्रिया का वेग होगा। यहाँ पर 5 अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है और 10 परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया के वेग को उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से भी ज्ञात किया जा सकता है। समान समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समान परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इस सूत्र से लिखा जाता है। यहाँ पर डेल्टा सी का मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है और डेल्टा टी का मतलब परिवर्तन में लगा समय। इसे हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, मतलब अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? वेग में ऊपर की ओर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को लिखते हैं और सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है। परिवर्तन में लगे समय को सेकंड में लिखा जाता है। जब हम इसे हल करते हैं तो लीटर नीचे चला जाता है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लीटर और सेकंड को ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर लीटर की घात को 1 मान लेते हैं, सेकंड की घात को 1 मान लेते हैं। दोनों घातें धनात्मक होती है, परंतु जब इन दोनों को ऊपर लिखा जाता है तो इनकी घातें ऋणात्मक हो जाती है। लीटर की घात -1, सेकंड की घात -1। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया में सभी अभिकारक और सभी उत्पाद गैस अवस्था में होते हैं तो उस अभिक्रिया को गैसीय अभिक्रिया बोला जाता है, और गैस के लिए सांद्रता को दाब के रूप में लिखा जाता है, गैस के दाब के रूप में लिखा जाता है। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक कैसे लिखते हैं? सांद्रता के स्थान पर गैस के दाब को लिखा जाता है और दाब का मात्रक एटीएम होता है। तो इस सांद्रता के स्थान पर गैस का दाब एटीएम में लिख देते हैं और उसके बाद सेकंड इनवर्स, एटीएम सेकंड इनवर्स, यह गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग का मात्रक है। दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, क्योंकि अभिकारक के अणु आपस में क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं।
तो समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है और उत्पाद बनता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। यहाँ पर ए और बी दोनों अभिकारक लुप्त होते हैं, मतलब गायब होते हैं। उत्पाद सी और डी बनते हैं, मतलब प्रकट होते हैं। अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन को इस तरह से लिखा जाता है। ए की सांद्रता, यहाँ पर बड़े कोष्टक का मतलब सांद्रता होता है, तो ए की सांद्रता और डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन। और इसे ज्ञात करने के लिए अभिकारक ए की अंतिम सांद्रता में से अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता को घटाते हैं। इस परिवर्तन में लगे समय का भाग देते हैं। चूंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। दोस्तों, इसे हम ए के लुप्त होने की दर या ए के गायब होने की दर बोलते हैं। और इसी तरह दूसरे अभिकारक के लिए लिखा जाता है माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसे हम बी के लुप्त होने की दर बोलते हैं। यहाँ पर सी और डी इन दोनों का निर्माण होता है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इसे सी के बनने की दर या प्रकट होने की दर बोला जाता है। इसी तरह डी के बनने की दर, ये दोनों बनते हैं तो आगे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ए के लुप्त होने की दर, बी के लुप्त होने की दर, सी के बनने की दर, डी के बनने की दर। इनमें से किसी भी सूत्र का उपयोग करके हम अभिक्रिया के वेग को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह अभिक्रिया का वेग नहीं होता है। तो अभिक्रिया के वेग को लिखा कैसे जाता है? अभिकारक और उत्पाद, इनके आगे लिखे हुए नंबर, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 1 मान लेते हैं। इन नंबर को रस समीकरण मिति गुणांक कहा जाता है और अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मिति गुणांक के अनुसार लिखा जाता है। एक का गुणांक 2 होता है, तो यहाँ पर हम इस सूत्र में 2 का भाग लगा देते हैं। एक के लुप्त होने की दर में 2 का भाग लगा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। इसी तरह यहाँ पर बी के लुप्त होने की दर में 1 का भाग लगा देते हैं। सी के बनने की दर में इस सी का गुणांक 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 का भाग लगा देते हैं और यहाँ पर 4 का भाग लगा देते हैं। इनमें से किसी भी एक सूत्र का उपयोग करके हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। ये चारों बराबर होते हैं। प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार इस तरह से लिखा जाता है। जब यहाँ से हम इस गुणांक को हटा देते हैं तो इसे हम ए के लुप्त होने की दर बोलते हैं, परंतु जब यहाँ पर हम 2 का भाग लगा देते हैं तो इसे अभिक्रिया का वेग बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया में ए के लुप्त होने की दर 5 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात करो अभिक्रिया का वेग और सी के बनने की दर। सबसे पहले हम इस समीकरण को देखकर अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। और इनमें से किसी भी एक सूत्र का उपयोग करके अभिक्रिया के वेग को निकाला जा सकता है। प्रश्न में ए के लुप्त होने की दर को दिया गया है, तो ए के लुप्त होने की दर को हम इस तरह से लिखते हैं
ए के लुप्त होने की दर का मान 5 इंटू 10⁻⁻2 है। तो यहाँ पर हम माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर इस ए के विलुप्त होने की दर का मान लिख देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात हो जाता है। 1/2 और माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर, इसके स्थान पर इसका मान लिख देते, इसके स्थान पर इसे लिख देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। अब हम सी के बनने की दर को ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पर इस बी का गुणांक 1 होता है, और 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख देते हैं। अब हम सी के बनने की दर ज्ञात करना चाहते हैं। अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर चुके हैं, और यह वेग इन तीनों के बराबर होगा। चूंकि सी के बनने की दर ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। ये तीनों बराबर होते हैं, और हमें सी के बनने की दर को निकालना है। तो इस वेग के अंदर सी के बनने की दर होती है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यह वेग 2.5 इंटू 10⁻⁻2 होगा, और इस वेग के अंदर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी सी के बनने की दर है। हम सी के बनने की दर को ज्ञात करना चाहते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें 1/3 को हटाना होगा, तो यहाँ से इसे हटा देते हैं, 3 ऊपर चला जाता है। तो सी के बनने की दर 7.5 इंटू 10⁻⁻2 होगी। और इसी तरह हम बी के लुप्त होने की दर निकाल सकते हैं। वेग के इस सूत्र के अंदर माइनस डेल्टा डी बी अपॉन डेल्टा टी बी के लुप्त होने की दर है, और यह सूत्र अभिक्रिया का वेग है। और वेग का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻2 है। यहाँ से इस एक को हटा देते हैं, इस एक का कोई मतलब नहीं। इसे हम बोलते हैं बी के लुप्त होने की दर। तो बी के लुप्त होने की दर, एक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 होती। इस अभिक्रिया में H2 के बनने की दर 6 इंटू 10⁻⁻5 है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। H2 के बनने की दर को दिया गया है, तो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस सूत्र में डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, यह H2 के बनने की दर है, जिसका मान 6 इंटू 10⁻⁻5 दिया गया है। तो इसे यहाँ से हम हटा देते हैं, और इसके स्थान पर हम यह मान लिख देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग 2 इंटू 10⁻⁻5 होगा, और यह वेग इन तीनों के बराबर होगा। तो अब हम NH3 के लुप्त होने की दर ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, तो इसे हम लिखते हैं। हम केवल इस सूत्र का उपयोग करते हैं। वेग का मान 2 इंटू 10⁻⁻5 है। NH3 के लुप्त होने की दर डेल्टा NH3,
अपॉन डेल्टा टी, इसे हम ज्ञात करना चाहते हैं। चूंकि NH3 अभिकारक है तो इसके लुप्त होने की दर में आगे माइनस का चिन्ह आता है। इसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसे यहाँ पर देखो, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इसको ज्ञात करना है तो 1/2 को हटाना होगा। यहाँ पर 2 भाग में होता है, तो यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर इसके साथ गुणा हो जाता है। यह NH3 के लुप्त होने की दर है। N2 बनता है तो N2 के बनने की दर क्या होगी, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। इसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसे देखो, अभिक्रिया के वेग में यह कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो यह अभिक्रिया का वेग है। और वेग का मान हम निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻⁻5। हम ज्ञात करना चाहते हैं N2 के बनने की दर, तो यहां से हम 1 को हटा देते हैं, तो N2 के बनने की दर 2 × 10⁻⁻5 होगी। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का औसत वेग मिनट और सेकंड में ज्ञात करो। दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। इसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.03 m है और यह सांद्रता 25 मिनट बाद 0.02 m हो जाती है, तो यह अंतिम सांद्रता है और यह प्रारंभिक सांद्रता है। अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कम होती है, प्रारंभ में सांद्रता अधिक होती है और बाद में सांद्रता कम हो जाती है, और इस परिवर्तन में लगा समय 25 मिनट है। तो मिनट के रूप में आपको औसत वेग निकालना है और उसके बाद सेकंड के रूप में आपको औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग को हम इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा सी का मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है, परंतु इस अभिक्रिया में हम अभिकारक की बात करते हैं, तो सी के स्थान पर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिख देते हैं। चूंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, तो यहाँ पर हम प्लस हटाकर माइनस लिख देते हैं। डेल्टा आर का मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अभिकारक की अंतिम सांद्रता को R2 मान लेते हैं और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को R1 मान लेते हैं, और इसमें हम डेल्टा टी मतलब परिवर्तन में लगे समय का भाग देते हैं, और इस सूत्र का उपयोग करके हम अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग हमेशा धनात्मक होता है। अंतिम सांद्रता कम होती है और प्रारंभिक सांद्रता अधिक होती है, कम में से अधिक को घटाते हैं तो यह परिवर्तन माइनस में आता है और वह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो ऐसा करना जरूरी है क्योंकि वेग हमेशा धनात्मक होता है। तो जब अभिकारक के अनुसार अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है तो आगे माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। अंतिम सांद्रता 0.02 m है। m का मतलब होता है मोलरता, मोलरता सांद्रता है और यह सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है। 0.02 मोल प्रति लीटर अंतिम सांद्रता है, और इसमें से हम घटा देते हैं प्रारंभिक सांद्रता को 0.03 मोल प्रति लीटर, और इसमें हम भाग देते हैं परिवर्तन में लगे समय का, क्योंकि हम वेग को मिनट में ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी का मान 25 मिनट है, क्योंकि यह परिवर्तन 25 मिनट में होता है, तो परिवर्तन में लगा समय 25 मिनट है। और इसे हम हल करते हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस 0.01 आता है, और इसमें हम भाग देते हैं 25 का, और
इस संख्या के आगे हम इस चिन्ह को लगा देते हैं। ऐसा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग धनात्मक होता है और इस प्लस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम इसे हल करते हैं, तो यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं और इस 1 में 25 का भाग देते हैं तो 0.04 आता है और नीचे 100 लिखा हुआ है। इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं 0.04 अपॉन 100, पॉइंट हटा देते हैं और इसे हम 10 की घात 4 लिख देते हैं। इसे ऊपर ले जाते हैं तो 4 × 10 की घात -4 मॉल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब हम वेग को सेकंड के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना होगा। डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय 25 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 सेकंड आते हैं। अंतिम सांद्रता 0.02 m, प्रारंभिक सांद्रता 0.03 और यहाँ पर समय हम सेकंड में लिख देते हैं और जब हम इसे हल करते हैं तो औसत वेग सेकंड के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे हल करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 15 × 10,000 और इसे हम लिख देते हैं 10 की घात 4। 10 की घात 4 को ऊपर लिखते हैं तो 10 की घात -4 हो जाता है। 1 में 15 का भाग देते हैं तो लगभग 0.06 आता है। आप चाहे तो यहाँ से पॉइंट हटा सकते हो, इसे 6/100 लिख सकते हो। इसे हम 10 की घात 2 लिख देते हैं और इसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 की घात -2 हो जाता है। ये दोनों घातें जुड़ जाती है तो 10 की घात -6 हो जाता है। मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के रूप में होता है, मतलब सेकंड के रूप में होता है। और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो अंतिम वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।